हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 40 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आज हमने टॉपिक करना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस कौन से थे? दैट इज बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन जिसे हम कहते हैं। सेकेंड फेज क्या था? फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम और क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट फेज भी कहते हैं। देन थर्ड फेज कौन सा है? थर्ड इज द ल्यूटियल फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज। क्लियर है ये चीज़ आपको? इसको हमने डिस्कस किया था। देन हमने क्या बात की थी, अलग अलग इसके टॉपिक्स की। सबसे पहला क्या था? ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन इवेंट्स। देन यूट्राइन इवेंट्स की बात की थी हमने। यूट्राइन इवेंट्स में किसकी बात की थी? एंडोमेट्रियम। चेंजेस की बात की थी, एंडोमेट्रियम में जो भी चेंजेस आए। देन हमने थर्ड क्या बात की थी? हार्मोनल रेगुलेशन की। रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक। हार्मोनल रेगुलेशन में हमने दो तरह के हार्मोन्स की बात की थी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो क्या है, गोनाडोट्रोफिन्स हैं, LH और FSH। क्लियर है? एंड सेकेंड हमने बात की थी ओवेरियन हार्मोन्स की। क्लियर है? अब ओवेरियन हार्मोन्स कौन से थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनडायरेक्टली इन्हीं से बने हुए हैं, गोनाडोट्रोफिन से, LH और FSH से। FSH देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। फॉलिकल्स पे जब एक्ट करेगा तो फॉलिकल्स क्या है, डेवलप होंगी। फॉलिकल्स जब डेवलप हो रही होती हैं तो ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। तो FSH क्या है, इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन। सिमिलरली LH क्या प्रोड्यूस करता है इनडायरेक्टली? प्रोजेस्टेरॉन। कैसे? LH क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब होगी तो क्या फॉर्म होगा? कॉर्पस लूटियम। जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। देन जब कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है, बिकॉज कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है। जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है वो क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी के लिए क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होनी होती है। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो गया, तो एंडोमेट्रियम की ज़रूरत नहीं है। एंडोमेट्रियम क्या है? सिक्रीट आउट होने लग जाती है एज वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, ये हमें पता है कैसे, क्योंकि एंडोमेट्रियम के जो अब पूरा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो चुका था वो क्या है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रेक होंगी एंड ब्लड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज आउट होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? नेक्स्ट आज हमने किसकी बात करनी है? आज हमने डिस्कस करना है फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ओके, सो फर्टिलाइजेशन में क्या है? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो फ्यूजन ऑफ मेल
and female gametes. ओके, एस पाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, मेल एंड फीमेल गमीट। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जो ये मेल एंड फीमेल गमीट है वो फर्टिलाइज होने से पहले क्या होता है, इंसेमिनेशन होती है। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान क्या है, जब कॉर्टस होता है तो पेनिस के थ्रू विजाइना में क्या है, सीमेन रिलीज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन डीप इनटू द विजाइना, डिपोजिशन ऑफ सीमेन डीप इनटू द विजाइना। क्लियर है। तो जो ये सेमेन है अब वजाइना के अंदर डीपली क्या है, डिपॉजिट कर दिया गया है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, किस पार्ट से किस पार्ट तक जाता है, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में, यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में। ओविडक्ट में भी मेनली हमने किस रीजन की बात करनी है, हमने एम्पुलरी रीजन की बात करनी है, एम्पुला की। एम्पुला ही क्यों, बिकॉज एम्पुला क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब देखो, हमें एनसीईआरटी में एक लाइन दी है that this is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy। क्यों all copulations fertilization को result नहीं करते हैं, उनमें fertilization नहीं होती है and pregnancy भी नहीं होती। क्यों, बिकॉज जो स्पर्म और ओवम है सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट होंगे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब हमने पोटेंशियल फर्टाइल पीरियड की बात करनी थी। ये कितने डेज में होता है, 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पोटेंशियल फर्टाइल पीरियड है। क्यों, देखो अगर ओके सो सबसे पहले आपको पता है कि ओव्यूलेशन कब होती है, 14th डे। हम एक दिन पीछे जा सकते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ हर एक में वेरी करती है, 1 या 2 दिन हम पीछे जा सकते हैं कि ओव्यूलेशन का डे जो है 1-2 दिन आगे पीछे वेरी कर सकता है। ठीक है, तो 14th की बजाय 15th हो सकता है और यहाँ पे 14th की बजाय 13th भी हो सकता है। एक दिन और पहले भी आप जा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हम इसको एक बार एज्यूम कर रहे हैं 1 डे आगे और पीछे ओव्यूलेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है जो स्पर्म्स हैं इंसेमिनेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कितने दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, 2 to 3 डेज़ के लिए। और जो ओवम है वो कितने दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है 1 to 2 डेज़ के लिए। ये आपको पता है सारी चीज़ें, मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ और आपको बता रही हूँ पोटेंशियल फर्टाइल पीरियड कैसे हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि 12th डे पे भी शायद ओव्यूलेशन हो रही है, तो 12th डे और यहाँ पे हम 16th डे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो कॉपुलेशन है
वो 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हुई। मतलब कि इंसेमिनेशन कब हुई है? 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 10th डे पे क्या है? स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, 3 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो 11th डे पे भी वो प्रेजेंट होंगे एंड 12th डे पे भी वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये आपको चीज़ क्लियर है। और 13th डे, 3 दिन आ गए, 11, 12 और 13। तो अगर 11th, 12th और 13th के बीच क्या है? ओव्यूलेशन हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगी? फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। अगर कॉपुलेशन 11th डे पे हुई है तो वो जो सीमेन है वो 11th डे पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर किया, स्पर्म्स एंटर हुए, तो क्या है? 12th डे, 13th डे और 14th डे पे क्या है? फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर है आपको बात ये? सिमिलरली फॉर 12th डे, 13th डे, 14th डे एंड 15th डे। अब 15th डे पे अगर ओव्यूलेशन हो रही है, अभी तक कॉपुलेशन नहीं हुई है, लेकिन 16th डे पे अगर कॉपुलेशन हो जाए, जो ये ओवम 15th डे पे रिलीज़ हुआ है वो 16th डे पे तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि 2 दिन के लिए जो ओवम है वो डिजेनरेट नहीं करता, वो सर्वाइव करता है, वेट करता है स्पर्म्स की ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो 17th डे पे भी क्या है? ओवम प्रेजेंट होगा। अगर ओवम प्रेजेंट होगा तो 16th या 17th डे पे अगर कॉपुलेशन के बाद इंसेमिनेशन हो रही है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ बैरियर्स को भी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज़ होता है, ठीक है, डायफ्राम्स यूज़ होते हैं, वॉल्स होते हैं, सर्विकल कैप्स यूज़ होती हैं। तो अगर इनको यूज़ करें तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाती है। क्यों? बिकॉज ये एक बैरियर का काम करते हैं और स्पर्म्स को, सीमेन को एंटर नहीं होने देते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर इनको नहीं यूज़ कर रहे और इंसेमिनेशन हो रही है तो क्या है? 17th डे तक ओवम तो सर्वाइव करेगा अगर 15th डे पे ओवुलेशन हुई है। अगर 14th डे पे ओवुलेशन होती तो 15th और 16th डे को क्या है? ओवम सर्वाइव करना था। ओके, सो 17th डे पे भी अगर इंसेमिनेशन हो रही है, कॉपुलेशन, तो क्या है? जो स्पर्म आएंगे वो एम्पलोरी रीजन तक पहुंचेंगे और अगर ओवम उस टाइम पे प्रेजेंट होगा एम्पलोरी रीजन में तो क्या है? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, स्पर्म की मोटिलिटी पे, इन सारी चीज़ों पे, स्पर्म के नंबर पे डिपेंड करती हैं कि फर्टिलाइजेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिकॉज अगर स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है, वो स्विम नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाती हैं। तो अगर जो स्पर्म का काउंट है वो नॉर्मल है, स्पर्म की मोटिलिटी वो नॉर्मल है, स्पर्म की शेप एंड साइज़ नॉर्मल है, तो फर्टिलाइजेशन इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द पोटेंशियल फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको कॉन्डम्स, वॉल्स, सर्विकल कैप्स के बारे में बताया है, उसी तरीके से अगर हम किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की यूज़ करें, ये जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो क्या हैं? वो हैं बैरियर मेथड्स। अगर कोई कपल जस्ट नेचुरल मेथड्स पे रिलाई कर रहा है, नेचुरल मेथड्स लाइक कि अगर वो 10th to 17th डे पे कॉपुलेशन को प्रिवेंट करें, प्रिवेंट कॉपुलेशन, तो क्या होगा? वो कंसीव नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट विल एक्ट एज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है कि जब कपल्स नहीं कंसीव करना चाहते, ठीक है, या अपने चिल्ड्रन में गैप रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है? वो
इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड है। क्लियर है? इसका नाम क्या है इस नेचुरल मेथड का? इसे हम कहते हैं रिदमिक मेथड। क्लियर है? सिमिलरली आगे मैं आपको और भी मेथड्स बताऊंगी कॉन्ट्रासेप्शन के भी, और इनफर्टिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, जहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँगी रिलेट करके। ठीक है, तो 10th to 17th डे क्या था, पोटेंशियल फर्टाइल पीरियड था। और अगर कपल्स कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहते बल्कि कंसीव करना चाहते हैं तो वो क्या है, 10th to 17th डे पे इंसेमिनेट कर सकते हैं मेल्स, and that will result in fertilization and the couple can conceive। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको क्या बता रही थी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब कहाँ तक पहुँचा था, एम्पलरी रीजन तक जो स्पर्म है वो पहुंच गया था। और अगर सेम टाइम पे क्या है, सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन के बाद रिलीज हुआ है वो भी एम्पलरी रीजन में प्रेजेंट हो तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी oocyte की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ओके, सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है। तो ये क्या है, ओवम यहाँ पे इन्होंने बताया, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। क्या है, सेकेंडरी oocyte है ये। और जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं। मैंने आपको बताया था जब जोना ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करती है तो ओवम सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में क्या आ जाती है, जोना पेलुसिडा लेयर की जोना पेलुसिडा लेयर फॉर्म हो जाती है, जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एंड जो ये सेकेंडरी oocyte है, जैसे प्राइमरी oocyte था वो किस में स्टॉप हुई थी, उसकी मियोसिस 1 वो हुई थी प्रोफेज 1 में, वैसे ही जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट करता है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है टेम्परेरीली। ठीक है, तो जो रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte ही होता है, ओवम नहीं फॉर्म होता। तो मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जब स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा उससे पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले, सिनगेमी से पहले क्या है, जो सेकेंडरी oocyte है वो जल्दी जल्दी से क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि अब स्पर्म आ गया है एंड स्पर्म ने फर्टिलाइज करना है ओवम से। इसीलिए सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है उस टाइम पे, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे ये डिवीज़न कंटिन्यू होती है दोबारा से, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम कवरिंग्स की बात कर रहे थे, तो जोना पेलुसिडा लेयर आ गई, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम और जेनो पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा दोनों के बीच में एक लेयर है, उसे क्या नाम दिया है, पेरिविटलिन स्पेस। ठीक है, एंड जोना पेलुसिडा के बाहर क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये आपको चीज़ क्लियर है अब? ठीक है, तो जब कोई भी स्पर्म यहाँ पे क्या है, जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या है, उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में कि वो किसी और स्पर्म की एंट्री को अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा वही क्या है, फर्टिलाइज करके जायगोट फॉर्म करेगा। सो पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा स्पर्म्स फर्टिलाइज करें उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ये मेथड है एक। ठीक है, कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं मेम्ब्रेन में ताकि वो और किसी स्पर्म के साथ अब फर्टिलाइज ना कर पाए और किसी स्पर्म को जोना पेलुसिडा से पास ना होने दे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ पे एनसीईआरटी को रीड करते हैं हम। During copulation, coitus, semen is released
by the penis into the vagina, that is insemination. The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only occur if sperms and ovums are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to pregnancy. ये आपको बात क्या है क्लियर हो गई है. तो इसी जो रीज़न है कि ऑल कॉपुलेशन कांट लीड टू फर्टिलाइजेशन, इसे ही यूज़ करके क्या है रिदमिक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बनाया गया है. क्लियर है. The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, the sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. इसको मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे एंट्री ऑफ स्पर्म्स को रोका जाता है. ठीक है. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. तो हमने बात की थी कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, वो किस में हेल्प करती हैं जोना पेलुसिडा के थ्रू ओवम में एंटर करने के लिए, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा को पास करके ओवम के क्या है साइटोप्लाज्म में स्पर्म क्या है एंटर कर जाता है. ठीक है. दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. जब क्या है स्पर्म जोना पेलुसिडा के कंटैक्ट में आ जाता है तो वो एंटर करना स्टार्ट कर देता है जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके साइटोप्लाज्म में पहुंचना. तो उससे क्या है अब जो सेकेंडरी oocyte है उसे पता चल गया कि स्पर्म आ गया है और स्पर्म ने फर्टिलाइज करना है ओवम से. तो इसीलिए वो क्या है पहले ही सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को स्टार्ट कर देती है. जो मेटाफेज 2 में पॉज हो गई थी, सीज हो गई थी, रेस्ट हो गई थी, वो क्या है अब दोबारा से जो डिवीजन है स्टार्ट हो जाएगी. और ये भी क्या है अनइक्वल डिवीजन होती है जिसमें क्या है सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है. ठीक है. और साथ ही साथ क्या है हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है. जो ये हैप्लॉइड ओवम फॉर्म हुआ ये भी क्या है जो प्राइमरी oocyte था, फिर सेकेंडरी oocyte बना और फिर ओवम बना. ये तीनों का जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस है ऑलमोस्ट क्या है सेम है क्योंकि सब उनको सेम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. Soon the haploid nucleus of the sperms and the ovum fuse together to form a diploid zygote. तो zygote कब फॉर्म होगा जब स्पर्म एंटर किया था उसके बाद क्या है सेकेंडरी oocyte ने डिवाइड करके ओवम फॉर्म कर दिया. तो सिनगैमी होगी मतलब कि फ्यूजन होगी दोनों के न्यूक्लियस की. स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज़ होगा देन क्या है ज़ाइगोट फॉर्म होगा. तो सिनगैमी से पहले ही क्या है मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाता है. ये चीज़ आपको क्या है क्लियर हो गई है. देन द क्वेश्चन इज हाउ मैनी ज़ाइगोट क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द ज़ाइगोट. अगर ज़ाइगोट डिप्लॉयड है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है. इसके बाद यहाँ पे हमें सेक्स के बारे में बताया हुआ है कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. ठीक है. तो इससे पहले अब मैं आपको कुछ फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बताने जा रही हूँ. जब क्या है इंसेमिनेशन हो जाती है आप उन्हें पोस्ट इंसेमिनेशन प्रोसेसेस भी कह सकते हो या फिर फर्टिलाइजेशन के पार्ट कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट है. सबसे पहले क्या है कैपेसिटेशन. क्या है कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन क्या है एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द
ओवम। जब स्पर्म इंसेमिनेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है ना, वो पूरी उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, इसीलिए कुछ सिक्रीशंस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो एब्जॉर्ब secretions from the female reproductive tract. reproductive RR लिख रही हूँ मैं, means reproductive tract RT, and then gain the ability to fertilize the ovum। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ये क्या है, कैपेसिटेंस है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो स्पर्म मोटिलिटी गेन करता है। मोटिलिटी उसके पास है लेकिन विगरसली मोटाइल, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी और एसिमेट्रिक टेल क्या मोशन, कि पहले तो टर्म जो टेल है वो आराम से सिमेट्रिकली मूव कर रही है, लेकिन कैपेसिटेशन के बाद क्या है, जो टेल है वो एसिमेट्रिकली मूव करती है। जो टेल है स्पर्म की एसिमेट्रिकली बहुत विगरसली मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो विगरस मोटिलिटी आती है कैपेसिटेंस के बाद। इसमें ही अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, टेल या फिर स्पर्म बिकम्स विगरसली मोटाइल, विगरस मोटिलिटी। क्लियर है। सेकंड किसकी बात करेंगे, सेकंड जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है, उस पर जो मेम्ब्रेन है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो रिमूव करना है कोलेस्ट्रॉल को, तो रिमूवल ऑफ, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोसेस में होता है, आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल को क्यों रिमूव किया, क्या ज़रूरत थी। जस्ट आप इतना समझ सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया एंड देन सिर्फ लिपिड्स बच जाते हैं। क्लियर है ये चीज़ आपको। थर्ड क्या होता है, एंट्री ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। ये कैपेसिटेंस के जो फीचर्स हैं कि कैपेसिटेंस के दौरान क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। देन सेकंड क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होती हैं वो रिलीज होती हैं ताकि ज़ोना पेलुसिडा के जब जो स्पर्म है वो ज़ोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स पे क्या है, बाइंड करता है, उसके बाद क्या है वहाँ पे एक्रोसोम की एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे, ज़ोना पेलुसिडा रिसेप्टर्स पे, जिन्हें क्या कहते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स। तो ZP3 रिसेप्टर्स पे क्या है, एक्रोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज्ड। क्लियर है। तो ये क्या करती हैं, एक्रोसोम ने मैंने आपको पहले भी अभी ही बताया है, ये हमें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जब एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज़ करता है, अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करता है, तो ज़ोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, वो स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो यही काम इसका है। ज़ोना पेलुसिडा रिसेप्टर्स पे अब पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरीके से कौन से चेंजेस आते हैं। तो ज़ोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स पे एक्रोसोम क्या है, एंजाइम्स रिलीज़ करता है, जो क्या है, जो सेकेंडरी oocyte है या फिर ओवम है, उसके अराउंड जो भी लेयर्स है ना, बहुत सारी लेयर्स को क्या है, डिज़ोल्व कर देता है, डिजनरेट कर देता है,
ठीक है। तो डीजेनरेट वेरियस प्रोटेक्टिव लेयर्स around present around ovum and help the sperm enter into the cytoplasm. इसके साइटोप्लाज्म में ऑफ ओवम या सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, सिनगेमी होगी कि फर्टिलाइजेशन होगी, जो दोनों स्पर्म और ओवम हैं उनके न्यूक्लियसेस क्या हैं, फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। एक आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्पर्म जूना पेलिसिडा लेयर के कंटैक्ट में आते हैं तो पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, दैट इज दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। कैसे, ये दो प्रोसेसेस होते हैं, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। ठीक है, फास्ट ब्लॉक 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में हो जाता है कि ब्लॉक करनी है दूसरे किसी और स्पर्म की एंट्री को, और जो स्लो ब्लॉक है वो कितने सेकेंड्स ले लेता है, ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपको जस्ट इतना ही पता होना चाहिए, आपको ब्लॉक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे ब्लॉक करते हैं दूसरे स्पर्म्स को एंटर करने से, ये चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें इन ह्यूमंस, तो क्या है, हमें पता है जो फीमेल होती है वो क्या होती है, उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो XX हैं, और जो मेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो XY हैं। तो इसमें जो गेमेट फॉर्म होगा, स्पर्म फॉर्म होगा, वो क्या है, X सेक्स क्रोमोसोम वाला होगा और इसमें Y सेक्स क्रोमोसोम वाला होगा। इसमें भी दो ही गेमेट्स फॉर्म होंगे क्योंकि मियोसिस से क्या है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पे भी X फॉर्म होगा और दूसरी साइड भी X ही फॉर्म होगा। तो अब देखो, इससे जो प्रोजेनी बन रही है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसका कौन सा सेक्स है, X और X दोनों तरफ से क्या है, फ्यूज़ हुए हैं। दोनों जो गेमीट्स थे वो X सेक्स क्रोमोसोम्स वाले थे, तो क्या है, जाइगोट विल बी XX, दैट इज़ फीमेल। और अगर ये वाला X और ये वाला X आया तो यहाँ पे भी XX होगा एंड फीमेल होगी। ठीक है, अब अगर फीमेल तो हमेशा ही X क्रोमोसोम देगी, लेकिन अगर मेल ने Y क्रोमोसोम दिया तो XY बन जाएगा, दैट इज़ मेल। अब फीमेल का दूसरा अगर गेमीट ले लें, वो भी X क्रोमोसोम वाला ही है, और मेल का Y क्रोमोसोम वाला अगर गेमीट फ्यूज़ करे तो वो भी क्या है, XY ही फॉर्म करेगा। तो मेल दैट इज फीमेल एंड फीमेल। ठीक है, तो आप पहले तो परसेंटेज देखो, प्रोबेबिलिटी देखो, क्या है, 50% ही है। कितनी है, 50%। अगर दो फीमेल्स हैं तो दो ही मेल्स हैं, पूरी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि दैट द चाइल्ड इज़ मेल और द फीमेल। क्लियर है। सेकेंडली, सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर। जिसके पास हेट्रोगेमीटी होती है, जिसके पास जो गेमीट्स हैं वो हेट्रोलिटिक होते हैं, जैसे कि X गेमीट भी है और Y गेमीट भी है, वो क्या है, उस कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास हेट्रोगेमीटी है, मेल्स के पास हेट्रोगेमीटी है, तो मेल पेरेंट इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो मेल पेरेंट determines
द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये भी आपको बात क्लियर हो गई है। आप जो 4th चैप्टर है उसमें पूरा अच्छे से सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे एंड और भी हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, जैसे कि हनी बीज में। यहाँ पे जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल ले तो मेल डिटरमाइन कर रहा है ना सेक्स, उसी तरीके से हम फीमेल्स में भी पढ़ेंगे कि फीमेल्स भी डिटरमाइन करती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्स। वहाँ पे मेल क्या होता है, होमोगेमेटिक होता है, और जो फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है। ह्यूमंस में ऑपोजिट केस है कि मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, फीमेल्स आर होमोगेमेटिक। तो अब इसे रीड करें। और वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा तभी पता चल जाएगा कि बेबी का सेक्स क्या होगा, क्योंकि जब तक जाइगोट ही नहीं फॉर्म होगा हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ओवम का तो हमें पता है कि उसमें क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, लेकिन हमें स्पर्म का नहीं पता क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है। तो उनमें से कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को एंड फिर मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, वो जब जाइगोट फॉर्म होता है तब पता चलता है। ठीक है। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas in male gametes sperms, the X chromosome could be sex chromosome would be either X or Y. Hence, 50% of the sperms carry X chromosome while the other 50% would carry Y. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilized the ovum. तो किस पे डिपेंड कर रही है सेक्स? मेल का जो गमीट है, मेल गमीट स्पर्म। ठीक है। The zygote carrying XX would develop a female baby and XY would develop a male. You will learn more about this in the chromosomal patterns in chapter 5. That's why scientifically it is correct to say that the sex of baby is determined by the father and not the mother. So ये चीज़ आपको क्लियर है? So ये आज का हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन क्या है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन को डिस्कस करेंगे। इम्प्लांटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब जाइगोट क्या है डिवाइड करना स्टार्ट करता है, कितने कितने डॉटर सेल्स बन जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। किस स्टेज पे जाइगोट क्या है एंडोमेट्रियम में क्या है एम्बेडेड हो जाता है, प्लेसेंटा फॉर्म होना, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आप अपने डाउट्स ज़रूर पूछ सकते हो एंड मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। Till then, stay tuned. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.